नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 11 नवंबर वर्ष 2021 और हम लोग साइंस 1 का ये 8वां चैप्टर धातु अधातु कर रहे थे और जिसमें मैं आपको बता रहा था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म आपको सिखा रहा था। और मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था धातुओं के अन्य धातु लवण के विलयन के साथ में अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया ही है जो हम लोग पहले कर चुके हैं। विस्थापन अभिक्रिया ये Fe और कॉपर सल्फेट का जो रिएक्शन है उसमें वो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, अधिक जो क्रियाशील धातु है वो यौगिक में कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। ये हम लोग पहले चैप्टर में कर चुके हैं। कौन सा चैप्टर था वो? ये रासायनिक अभिक्रिया थी ना, चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर नंबर 3 में विस्थापन अभिक्रिया किया था। तो वो यही है, धातुओं के की धातु लवण के विलयन के साथ में अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी एक गुणधर्म अभी बाकी है, जैसे कि ये वाला, धातुओं की अधातुओं के साथ में अभिक्रिया कैसे होती है। तो देखो, कोई भी धातु अधातु के साथ में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, उसका लवण बन रहा है। देखो यहाँ पे आयनिक यौगिक बनेगा। जैसे सोडियम तो क्लोराइड का लवण बना, देखो यहाँ। तो धातु और अधातु के बीच में क्रिया, जो राजवायु है, राजवायु मतलब 18वें समूह के जो तत्व होते हैं वो धातु हैं, लेकिन वो जल्दी किसी से क्रिया करते ही नहीं, वो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। धातुओं की अभिक्रिया हम लोग देख चुके हैं। धातुओं के ऑक्सीकरण से, एक सेकेंड, हाँ, यही एग्जाम्पल याद रखना। धातु और अधातु की अभिक्रिया में जैसे सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन अगर हो रहा है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी एक आयनिक यौगिक बनता है। धातु और अधातु के बीच में क्रिया होगी तो एक आयनिक यौगिक बनेगा। तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक खत्म होता है। कौन सा टॉपिक? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। समझे कि नहीं बेटा आप लोग? चलो, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, ये एक्चुअली ये टॉपिक मैं बाद में ले रहा हूँ। ये टॉपिक इसके पहले दिया था लेकिन मैं इसके बाद में ले रहा हूँ क्योंकि वो क्रम बिगड़ जाता है ना। मैं आपको रासायनिक गुणधर्म बता रहा था धातुओं के, तो इसलिए वो सारे पॉइंट्स मैंने एक साथ ले लिए गुणधर्म वाले। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, ये मैंने आपको कल बताया था कैसे याद रखना है, याद है ना? ना मांगो, अल्लाह, जंक फूड, कॉपर, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी वही है। तो हमने जो कुछ पढ़ा था उसी को यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ अभिक्रियाशीलता दिया है, यहाँ पे धातुओं के नाम देखो लिखे गए हैं। ये धातुओं के नाम कैसे लिखे गए हैं? अभिक्रियाशीलता के अनुसार लिखे गए हैं। जो ऊपर हैं वो अधिक क्रियाशील हैं और जो नीचे वाले धातु हैं वो कम क्रियाशील है। जो बीच में है वो मध्यम क्रियाशील है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये सब अधिक क्रियाशील में आ रहा है। मध्यम क्रियाशील में मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, टिन, सीसा, ये सब मध्यम क्रियाशील हैं। तांबा, पारा, चांदी, ये सबसे कम क्रियाशील है। और सोना तो राजधातु में आता है। राजधातु मतलब क्रिया नहीं करते जल्दी किसी के साथ में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हो ना? हाँ, तो ये अभिक्रियाशीलता का क्रम देखो। इसमें मैंने आपको ये बताया था, ना मांगो, या सॉरी मैग्नीशियम कहाँ गया, हाँ, ना मांगो, फिर अल्लाह, एल्युमिनियम,
जस्ता, जंक, लास्ट में बताया था कॉपर, तांबा। इतने मैंने याद कराए थे आपको, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। तो अब देखो इसमें कैसे दिया है, जो इसके डायग्राम का मतलब जरा समझो, डायग्राम क्या बताना चाह रहा है। पहले देखो पानी के साथ में क्रिया हमने क्या देखा, ये जो अधिक क्रियाशील हैं वो पानी के साथ में क्रिया करते हैं, लेकिन जो मध्यम क्रियाशील हैं या कम क्रियाशील हैं वो पानी के साथ में क्रिया नहीं करते हैं। ये डायग्राम से समझ में आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। ऐसे अम्ल के साथ क्रिया कौन करता है? जो अधिक क्रियाशील जो धातुएं हैं वो, और जो मध्यम क्रियाशील हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, लेकिन जो कम क्रियाशील हैं वो क्रिया नहीं करती हैं। देखो अम्ल के साथ में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया सब लोग करते हैं। देखो अधिक क्रियाशील भी कम करते हैं, मध्यम क्रियाशील के धातु भी करते हैं, और कम क्रियाशील के धातु भी करते हैं। तो डायग्राम का मतलब समझा? डायग्राम क्या समझा रहा है आपको? हाँ मिस। हाँ, तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक खत्म होता है। कौन सा टॉपिक? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। कहीं पर कोई बात ना समझ में आई हो इस टॉपिक में तो मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, डरो मत, बिंदास पूछो। सर मुझे पूछने का है। हाँ पूछो, क्या पूछना है? समझ नहीं आया। हाँ तो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूँ, सारी चीज़ें फिर से सुनो। तो शॉर्टकट में मैं वापस से बता रहा हूँ, बता दूँ? देखो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें कुल कितने गुणधर्म है? देखो ये ये 1 2, इसके बाद में ये 3, फिर ये 4, ये 5, और लास्ट में ये 6 गुणधर्म कुल बताए गए, 6 रासायनिक गुणधर्म बताए गए हैं धातुओं के। जिसमें से पहला गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म हमने देखा धातु की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया। क्या था वो? धातुएं ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करती हैं और उसके ऑक्साइड बनाती हैं। वही ऑक्साइड पानी के साथ में क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये हो गया आपका धातु का पहला गुणधर्म। और ये 2 यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, एक सोडियम का, दूसरा मैग्नीशियम का। पहला गुणधर्म समझा कि नहीं? धातु और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया। हाँ सर। दूसरा गुणधर्म था धातु और पानी के साथ में क्रिया। तो इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें मैंने आपको बताया था कि जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो पानी के साथ क्रिया करती हैं, हाइड्रोजन गैस बनता है और ऊष्मा बनती है, और ये ऊष्मा इतना ज़्यादा होती है कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। तीसरा जो मध्यम क्रियाशील धातु है जैसे कैल्शियम, वो गर्म पानी के साथ में क्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस बनता है। यहाँ भी ऊष्मा या तो नहीं बनती या बहुत कम बनती है, इसलिए हाइड्रोजन में आग नहीं लगती है। लेकिन इस हाइड्रोजन की वजह से जो धातु है कैल्शियम, ये पानी पर तैरते रहती हैं। तीसरा मैंने बताया जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, एल्युमिनियम ये सब अधिक क्रियाशील ही हैं। ये मध्यम क्रियाशील जो धातुएं हैं, एल्युमिनियम, लोहा और जस्ता जैसे धातुएं, ये पानी के भाप से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा बनाती हैं। यहाँ पर आपको रिएक्शन नहीं लिखना है बेटा, लेकिन इतना याद रखना है कि जो अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं वो हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा बनाती हैं और जल उठती है। इसमें कैल्शियम जो है गर्म पानी से क्रिया करता है और ये जलता तो नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस की वजह से पानी में तैरता रहता है। बाकी ये जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, एल्युमिनियम, लोहा और जिंक, ये ठंडे या गर्म पानी से क्रिया नहीं करते हैं, पानी के भाप से क्रिया करती हैं। कल मैंने डायग्राम में समझाया था, जैसे धातु को ये रख देने का और यहाँ पे कोई गीला कपड़ा या ऊन या रुई, गीला ऊन रखने का, उसको गर्म करेंगे तो भाप बनेगा। फिर ये भाप और धातु के बीच में क्रिया होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगा और वो यहाँ टेस्ट परख नली में ऊपर जमा होता रहेगा। तो ये दूसरा गुणधर्म धातुओं का, धातु और पानी के साथ में क्रिया। ये समझा? बोलते जाओ बेटा हाँ या ना। हाँ सर।
हाँ सर। फिर तीसरा गुणधर्म मैंने तीसरा रासायनिक गुणधर्म धातु का बताया था, धातु और अम्ल के साथ में क्रिया। तो क्या मैंने बताया था कि धातु अम्ल के साथ में क्रिया करती है तो क्लोराइड या सल्फेट के लवण बनते हैं। सल्फेट या क्लोराइड के लवण, सल्फेट या क्लोराइड के लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। क्लोराइड के लवण कब बनेंगे? अगर धातु HCl के साथ क्रिया करेगी तो क्लोराइड के लवण बनेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करेगी धातु तो सल्फेट के लवण, धातु और सल्फेट के लवण बनेंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसमें मैंने आपको अभिक्रियाशीलता भी समझाई थी, ना मांगो अल्लाह, जंक फूड, कॉपर। तो ये तीसरा गुणधर्म मैंने आपको बताया, धातु की अम्ल के साथ में क्रिया। धातु अम्ल के साथ में क्रिया करेगा तो क्लोराइड के लवण और बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। वही धातु अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया करता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन के विविध ऑक्साइड बनते हैं। तो ये कौन सा गुणधर्म हो गया? तीसरा गुणधर्म हो गया। तीसरा गुणधर्म समझा, धातु और अम्ल के बीच की क्रिया। धातु और अम्ल की क्रिया होगी तो क्लोराइड या सल्फेट के लवण बनेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। बात समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। फिर है ये तीसरा था, चौथा गुणधर्म, चौथा की पांचवा है ये। पहला धातु और ऑक्सीजन का था, दूसरा धातु और पानी का था, तीसरा धातु और अम्ल का हो गया, चौथा धातु और नाइट्रिक अम्ल का हो गया, पांचवा है धातु और धातु के अन्य जो धातु के लवण हैं, लवण के विलयन है, उसकी अभिक्रिया। तो इसमें डायग्राम में समझाया गया था। यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट क्या है? ये धातु के लवण के विलयन है। कौन से धातु? कॉपर। कॉपर सल्फेट क्या है? धातु का ही लवण है एक, और उसका विलयन है ये। तो धातु के लवण का विलयन है, इसके अंदर एक धातु डाली गई है, कौन सी? लोहा। तो ये लोहा मतलब Fe, और ये CuSO4 का रिएक्शन है। लोहा की कील मतलब क्या? Fe। और कॉपर सल्फेट का विलयन मतलब CuSO4। तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं तीसरे चैप्टर में, याद है? CuSO4 प्लस Fe का रिएक्शन। इसमें Fe की जगह पे, कॉपर की जगह पे Fe आ जाता है। कॉपर की जगह पे Fe आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? FeSO4। और ये कॉपर जो है Fe की जगह पे आ जाएगा। तो ये जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 जो है वो FeSO4 बन जाता है, तो उसका रंग फीका हो जाता है। और ये जो कॉपर जो मुक्त हो रहा है वो कील के ऊपर जमा हो जाता है। तो ये जो कील है उस पर तांबे की परत जमा हो जाती है। कुछ समझे कि नहीं बेटा? यहाँ पर दूसरे परख नली में उल्टा रिएक्शन लिखा है। ये विलयन जो है FeSO4 का है और इसमें कॉपर लटकाया जा रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो धातु जो विलयन में डुबाया है वो अधिक क्रियाशील होनी चाहिए, और विलयन के अंदर जो धातु है वो कम क्रियाशील होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे उल्टा है। कॉपर अधिक क्रियाशील है, सॉरी आयरन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। तो ये कम क्रियाशील होने की वजह से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सेकंड परख नली में रिएक्शन होता ही नहीं है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। जो अधिक क्रियाशील रहेगा वही कम क्रियाशील, जैसे जो अधिक ताकतवर होता है वही जो है कम ताकतवर वाले को हटा सकता है ना। कम ताकतवर जो है वो अधिक ताकत वाली को हटा पाएगा? आप मैं जैसे कोई बलवान है, बलवान ही कल कमज़ोर को हटा सकता है ना। क्या कमज़ोर बलवान को हटा सकता है क्या? नहीं सर। नहीं।
तो वैसे देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर थोड़ा कम क्रियाशील धातु है, कमज़ोर है, और लोहा अधिक क्रियाशील है। तो इसलिए पहले परख नली में रिएक्शन होता है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, और उसके जगह पे खुद बैठ जाता है, तो FeSO4 बन गया, कॉपर मुक्त हो जाता है। तो पहली परख नली में क्रिया होती है क्योंकि यहाँ लोहा अधिक क्रियाशील है और कॉपर सल्फेट का कॉपर कम क्रियाशील है, जबकि यहाँ पर जो विलयन है वो FeSO4 है और इसके अंदर तांबा लटकाया गया है, तांबे का तार। तो तांबा जो है वो कम क्रियाशील है और FeSO4 का Fe अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर Fe को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए दूसरे परख नली में रिएक्शन नहीं होता है। समझे? तो ये चौथा गुणधर्म मैं बता रहा हूँ आपको धातु का, कि धातु जो है अन्य धातु के लवण के साथ में क्रिया करती है और वो कम क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। तो ये था पांचवा गुणधर्म। समझे कि नहीं बेटा? ये हाँ या ना बोलो, ना ही नहीं बोलोगे तो फिर से समझाऊंगा, हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। रिस्पांस दो बेटा आप लोग कुछ। नहीं समझा है तो भी बोलो बेटा, वापस समझाऊं मैं। एक सेकंड, एक और ईयरफोन था ना अपने पास में। अरे यार, अब बात समझ में आई तो आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म समझ चुके हैं। अब आगे है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातु, तो इसमें से पहले तो देखो अधातु किसको बोलते हैं। अधातुओं को ऋण विद्युत तत्व भी कहते हैं क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आवेशित आयन बनाती है। मतलब जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं, ऐसे पदार्थों को ही अधातु कहते हैं। जिन पदार्थों के परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं, ऐसे पदार्थों को ही अधातु कहते हैं। यह धातु की परिभाषा दी गई है। अब हम लोग इसके गुणधर्म समझेंगे। पहला गुणधर्म, अधातु की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया। तो अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। ये वैसे ही है जैसे धातु का था, धातु भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, वैसे ही अधातु भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाएंगे। और ये जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लधर्मी होते हैं। अम्लीय प्रकृति होती है उनमें। कुछ कभी कभी उदासीन भी हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियों में उदासीन भी हो सकते हैं। पहला गुणधर्म बता रहा हूँ मैं, अधातु और ऑक्सीजन की अगर क्रिया होगी तो अधातु का ऑक्साइड बनेगा। ये ऑक्साइड अम्लधर्मी भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो कार्बन अधातु है, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन अगर होगी, क्रिया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि अम्लधर्मी है, एसिडिक है। फिर देखो कार्बन ऑक्सीजन, अगर ये पूर्ण ज्वलन हो रहा है, पूरी तरह से कार्बन जल रहा है, तब CO2 बनेगा। लेकिन अपूर्ण ज्वलन हो रहा है अगर कार्बन का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा जो कि उदासीन होता है। ऐसे ही सल्फर भी एक गंधक जिसको बोलते हो आप लोग हिंदी में। सल्फर और ऑक्सीजन
का अपूर्ण ज्वलन होगा। ज्वलन क्यों लिखा जा रहा है? कोई जलाते हैं तो ही वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। सल्फर को यदि आप जला रहे हो और वो अधूरा अगर जला है तो SO2 बनेगा, यानी अम्लधर्मी बन जाएगा। इसका मतलब कोई भी अधातु अगर अपूर्ण ज्वलन हो रहा है धातु का, और नहीं सॉरी, अपूर्ण ज्वलन से उदासीन भी बन सकता है, अम्लधर्मी भी बन सकता है। तो ये 3 उदाहरण यहाँ पे दिया है। कार्बन का पूर्ण ज्वलन होगा तो ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लधर्मी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यही कार्बन का अपूर्ण ज्वलन होगा तो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का नामक उदासीन गैस बनेगी। ऐसे ही सल्फर के अपूर्ण ज्वलन से वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और अम्लधर्मी SO2 गैस बनाता है। पहला गुणधर्म समझ में आया बेटा आपको अधातु का? अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसका ऑक्साइड बनता है। ये ऑक्साइड अम्लधर्मी भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। तो ये 3 उदाहरण दिए हैं यहाँ पर अधातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के। समझ गया हो तो आगे बढ़ें। चलो अब दूसरा गुणधर्म देख लेते हैं, अधातु का दूसरा गुणधर्म। देखो, अधातु और पानी के साथ में क्रिया। सामान्यतः जो अधातु होती है वो पानी के साथ में क्रिया नहीं करती है, फिर भी कुछ अधातु है जो क्रिया करती हैं। वो अपवाद है। कौन सी है? जो हेलोजन है। हेलोजन मैंने आपको याद कराया था 2nd चैप्टर में, याद है? फर्स्ट क्लास ब्रूस ली इंडिया में अटका, उसको टेंशन आया, वो सब हेलोजन है। तो हेलोजन पानी के साथ में क्रिया करता है और किस तरह से एक रिएक्शन होता है देखो। क्लोरीन का पानी के साथ में रिएक्शन होता है और इसका रिएक्शन नीचे दिया गया है, देखो। ठीक है, तो ये पानी और अधातु के बीच में रिएक्शन हो गया। तो सब अधातु रिएक्शन नहीं करते हैं पानी के साथ, केवल जो हेलोजन है वही क्रिया करते हैं बस। अगला गुणधर्म है अधातु और अम्ल के बीच में क्रिया। अधातु और अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं होती, केवल हेलोजन ही अपवाद है। सिर्फ हेलोजन ही क्रिया कर सकता है अम्ल के साथ में, और कोई भी अधातु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती। यहाँ इसका उदाहरण दिया, जैसे क्लोरीन है और ये ब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो कैसे रिएक्शन हो रहा है देखो, ये Br की जगह पे Cl आ गया और Br2 गैस, ब्रोमीन गैस बन रही है। ब्रोमीन एक्वस है, सॉरी गैस नहीं है, ब्रोमीन एक्वस है, मतलब ब्रोमीन का जली विलयन बन रहा है ये। तो हेलोजन अम्ल के साथ में क्रिया कर सकता है और कोई भी अधातु अम्ल के साथ क्रिया नहीं कर सकती। फिर अधातु और हाइड्रोजन के साथ में क्रिया। अधातु एक विशेष परिस्थिति में ही हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो सकता है। विशेष तापमान, दाब या उत्प्रेरक, इसमें से कोई एक चीज होगा तो ही अधातु और हाइड्रोजन के बीच में क्रिया होती है, और सामान्यतः क्रिया नहीं होती है, केवल विशेष परिस्थिति में ही हो सकती है। जैसे सल्फर और हाइड्रोजन की क्रिया H2S बन गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से NH3 अमोनिया बन गया। समझे बात बेटा? ये था अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म था ये। तो ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म हो गया, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं आयनिक यौगिक किसे बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से समझना बेटा। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखो यहाँ दिया गया है। धन आयन और ऋण आयन से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कुछ परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन
को त्याग करके धन आयन बना लेते हैं। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना लेते हैं। ये धन आयन और ऋण आयन आपस में संयोग करते हैं, इनका संयोग होता है और एक यौगिक बनता है। ऐसे यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। समझे कि नहीं बात? परिभाषा समझ में आ गई? आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? धन आयन और ऋण आयन से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। और इनके कुछ गुणधर्म आप समझ लो। पहला गुणधर्म तो ये समझ लो कि इनके बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो स्थिर होता है। स्थिर होता है या बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत अधिक होता है और स्थिर रहता है। दोनों चीजें समझ लो। धन आयन और ऋण आयन के बीच जो विद्युत आकर्षण बल होता है वो स्थिर होता है। और ये जो आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल को ही आयनिक बंध कहते हैं। और आयनिक यौगिक विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं। आयनिक यौगिक में कोई भी धन या ऋण आवेश नहीं होता। आयनिक यौगिक बनते तो धन आयन और ऋण आयन से हैं, लेकिन ये संतुलित हो जाते हैं। इसलिए जब यौगिक बनता है तो ना तो धन आयन रहता है ना तो ऋण आयन, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है ना, जीरो हो गया। तो इसलिए जो यौगिक बनता है वो उदासीन होता है। तो पहला मैंने परिभाषा बताया, धन आयन और ऋण आयन से जो यौगिक बनते हैं उसे आयनिक यौगिक बनते हैं। इस आयनिक यौगिक के बीच में जो विद्युत आकर्षण बल होता है वो स्थिर होता है। और आयनिक यौगिक विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं, क्योंकि धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। आयनिक यौगिक केलासी होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? केलासी। केलासी मतलब जो चमकदार होता है ना, जैसे शक्कर का दाना, नमक का दाना, आप देखते हो ना कैसे चमकते हैं, कांच की तरह जो छोटे छोटे दाने। आयनिक यौगिक केलासी होते हैं। केलासी का मतलब यहाँ दिया गया है कि उनका जो कण होता है, उन कणों का विशेष आकार होता है, चिकने होते हैं और चमकदार होते हैं। केलासी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो आयनिक यौगिक हैं उनके जो कण हैं, उन कणों का एक विशेष आकार होता है, चिकने होते हैं और चमकदार होते हैं, जैसे शक्कर के दाने। आयनिक यौगिक के बारे में समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। टिप्पणी लिखो, पूछा जा सकता है आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखो। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो ना आयनिक यौगिक में। तो आयनिक यौगिक केलासी होते हैं। और आगे क्या क्या पॉइंट्स देखो। आयनों के नियमित विन्यास के कारण ही केलासी रूप प्राप्त होता है। केलासी रूप क्यों प्राप्त होता है? आयनों के नियमित विन्यास। इसमें जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं ना आयनिक यौगिक में, उसका नियमित विन्यास होता है। मतलब उनका जो संरचना होती है ना वो एक नियम फिक्स होती है, उसका आकार फिक्स होता है। उस आकार की वजह से, उस संरचना, आयनों की संरचना की वजह से ही केलासी रूप प्राप्त होता है। अब ये जो विन्यास है ये अलग अलग यौगिक, अलग अलग आयनिक यौगिक में अलग अलग विन्यास होता है। शक्कर में आयनों का अलग विन्यास होगा, नमक है तो अलग विन्यास होगा, इस तरह से कोई और आयनिक यौगिक है तो उसमें विन्यास अलग होगा। आगे देख लेते हैं और क्या पॉइंट लिखा जा सकता है। विशिष्ट केलासी संरचना के लिए देखो, ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। विशिष्ट केलासी संरचना के लिए उत्तरदायी
घटकों में से दो महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं। धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों का आयतन और आयनों पर स्थित विद्युत आवेश का परिमाण। मतलब ये जो केलासी जो संरचना होती है, केलासी जो संरचना होती है आयनिक यौगिकों की, उसके दो घटक कौन कौन से हैं? पहला घटक है धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों का आयतन। आयतन मतलब उसका आकार, वो कितने बड़े हैं या कितनी जगह घेर रहे हैं। धन आवेशित ऋण आवेशित आयन का आयतन और दूसरा उस आयनों पर स्थित विद्युत आवेश का परिमाण, यानी विद्युत आवेश कितना है, एक आवेश है या दो आवेश है या तीन आवेश है। इन दो घटकों पर निर्भर करता है कि वो आयनों का विन्यास कैसा होगा, और उसी विन्यास के कारण आयनिक यौगिकों में केलासी रूप प्राप्त होता है। तो ये अंडरलाइन कर लो, विशिष्ट केलासी संरचना। आयनिक यौगिक के विशिष्ट केलासी संरचना के लिए दो महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? पहला घटक है धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों का आयतन, दूसरा घटक है आयनों पर स्थित विद्युत आवेश का परिमाण। फिर देखो इसके बाद एक और टॉपिक है, एक और पॉइंट है आयनिक यौगिकों का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखो, आयनिक यौगिकों का द्रवणांक उच्च होता है और ये जो यौगिक हैं बहुत ही कठोर तथा भंगुर होते हैं। क्यों होते हैं इसका कारण ऊपर दिया है। नज़दीक स्थित विपरीत आयनों के बीच जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है वो बहुत प्रबल होता है। जो आयनिक यौगिक जो होते हैं, उन आयनिक यौगिकों में विपरीत आयनों के बीच जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों के द्रवणांक उच्च होते हैं। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर बेटा कि आयनिक यौगिकों के द्रवणांक उच्च क्यों होते हैं। तो उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर है कि आयनिक यौगिकों में नज़दीक स्थित विपरीत आयनों के बीच स्थिर विद्युताकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, इसलिए आयनिक यौगिकों के द्रवणांक उच्च होते हैं। समझे कि नहीं बेटा आप लोग? वापस से रिपीट करूं, नहीं समझा हो तो? वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, इसको वापस से सुन करके आप इसको कर सकते हो, फिर से समझने का प्रयास कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। ये वीडियो को वापस से सुनना आप अच्छी तरह से, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे स्कूल चालू होगा तो क्लास में पूछना, मैं वापस से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है? तो ये था आयनिक यौगिकों के बारे में मैंने आपको समझाया, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो पहले तो परिभाषा याद रख लेना आयनिक यौगिक, फिर आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, आयनिक बंध क्या होता है, आयनिक यौगिक उदासीन होते हैं, आयनिक यौगिक केलासी होते हैं, केलासी क्यों होते हैं, उसके दो घटक कौन से हैं वो ये हैं, फिर आयनिक यौगिकों का द्रवणांक उच्च क्यों होता है उसका कारण। यानी कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मैंने इसमें समझाया है आपको आयनिक यौगिकों में। पहला पॉइंट क्या समझाया, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं वो। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, आयनिक बंध किसे कहते हैं। तीसरा पॉइंट, आयनिक यौगिक विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं। चौथा पॉइंट, आयनिक यौगिक केलासी होते हैं। पांचवा पॉइंट कि आयनिक यौगिक केलासी होने के घटक कौन से हैं। छठवां पॉइंट कि आयनिक यौगिकों का द्रवणांक उच्च क्यों होता है। ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको आयनिक यौगिक में समझाए हैं। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म जरा समझ लेते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना और बहुत आसान भी है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला,
पहला गुणधर्म देखो क्या दिया है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं और कठोर होते हैं। देखो इसके जो गुणधर्म दिए हैं ना, उसमें हर पॉइंट में दो बातें हैं, गुणधर्म है और वो गुणधर्म क्यों है, तो दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। तो गुणधर्म क्या होता है, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। अब ठोस और कठोर क्यों होते हैं ये समझ लेते हैं। देखो आयनिक यौगिक में धन आयन और ऋण आयन में तीव्र आकर्षण बल होता है, इसलिए आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। समझे कि नहीं बेटा आप लोग? परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में और कठोर क्यों होते हैं, तो उत्तर क्या आएगा, आयनिक यौगिकों में धन आयन और ऋण आयन में तीव्र आकर्षण बल होता है, इसलिए वो ठोस और कठोर होते हैं। दूसरा गुणधर्म है कि आयनिक यौगिक जो है उन पर दाब प्रयुक्त करके उन्हें तोड़ा जा सकता है। थोड़ा सा दबाव, जैसे चॉक होता है ना क्लास में, चॉक को हाथ से दबाओ तो कैसे टूट जाता है, ऐसे ही आयनिक यौगिकों को भी अगर दबाएंगे, दाब देंगे तो वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि आयनिक यौगिक भंगुर होता है, भंगुर। आयनिक यौगिकों में भंगुरता का गुणधर्म पाया जाता है, इसलिए दबाव देने पर वो टूट जाता है। तीसरा गुणधर्म क्या है, देखो कारण बाद में पढ़ेंगे। ये है देखो, आयनिक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के द्रवणांक का मतलब जल्दी पिघलता नहीं है। आयनिक यौगिकों को आप यदि गर्म करो तो बहुत अधिक तापमान पर ही वो पिघलेगा। क्वथनांक का मतलब द्रव से गैस में परिवर्तित होता है ना, तो जिस तापमान पर कोई द्रव गैस में बदलता है उस तापमान को क्वथनांक बोलते हैं। तो आयनिक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं, बहुत अधिक तापमान पर ही वो पिघलता है और अधिक तापमान पर ही वो गैस में परिवर्तित होता है। इसका कारण क्या है? कारण वही है जो फर्स्ट पॉइंट में दिया था, आयनिक यौगिकों में आंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। मतलब आयनिक यौगिकों के जो अणु होते हैं, उनके बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत ज़्यादा होता है और उसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगती है, इसीलिए आयनिक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, आयनिक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, तो इसका कारण है आयनिक यौगिकों में आंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होने के कारण उसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इनके अणु के आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी टूटता नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा तापमान पैदा करना पड़ता है, तब जाकर के वो टूटता है। जब वो अणु एक दूसरे से टूटते हैं तभी जाके वो पिघलते हैं या फिर गैस में बदलते हैं, और वो जल्दी टूटते नहीं है क्योंकि उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत अत्यधिक ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ता है, तब जाकर के वो पिघलते हैं या गैस में बदलते हैं। तो तीसरा गुणधर्म हो गया। अब चौथा गुणधर्म देख लेते हैं। चौथा गुणधर्म क्या है, देखो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन जो ये आयनिक यौगिक केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल जैसे विलायक में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक पानी में तो घुल जाते हैं, लेकिन जो तेल होते हैं ना, तेल चाहे मिट्टी का तेल हो चाहे पेट्रोल हो, तो इस तरह के जो तेल होते हैं वो तेल में नहीं घुलते, पानी में तो घुल जाते हैं। चौथा गुणधर्म है ये। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं और केरोसिन या पेट्रोल जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं, तो इसका कारण यहाँ दिया है। देखो आयनिक यौगिक को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या होता है, आयनिक यौगिक के जो धन आयन और ऋण आयन है वो पानी में मुक्त हो जाते हैं। धन आयन अलग हो जाता है, ऋण आयन अलग हो जाता है।
और उस आयन के चारों ओर पानी के अणु विशिष्ट रूप से अभिमुख होकर विशिष्ट दिशा में घूमकर जमा हो जाते हैं। धन और ऋण आयन के चारों ओर पानी के अणु जमा हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो आंतर आणविक बल के स्थान पर आयन और उसके चारों ओर जमा हुए पानी के अणुओं के बीच नया आकर्षण बल स्थापित होता है। पहले अणुओं के बीच में आकर्षण बल था ना, आयनिक यौगिकों के अणुओं के बीच में आकर्षण बल था। अब किसके बीच में हो गया है, अब अणुओं के बीच का आकर्षण बल टूट गया है। अब आयनिक यौगिक के अणु और पानी के बीच में आकर्षण बल स्थापित हो जाता है और इसके वजह से आयनिक यौगिक का जलीय विलयन बनता है। तो कारण क्या था पानी में घुलने का? आयनिक यौगिक पानी में क्यों घुलते हैं? क्योंकि आयनिक यौगिक पानी में जब हम डालते हैं तो आयनिक यौगिक के जो आयन है वो मुक्त हो जाते हैं और इन आयन और पानी के बीच में नया आकर्षण बल निर्माण होता है और उस आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक पानी में घुल जाता है। जबकि मिट्टी के तेल में क्यों नहीं घुलते? क्योंकि पानी में जिस प्रकार से पानी और आयनिक यौगिक के अणुओं में आकर्षण बल बना था, वैसे मिट्टी के तेल में वैसा ही बल नहीं बन पाता है। इसलिए वो मिट्टी के तेल या पेट्रोल जैसे विलायक में नहीं घुल पाता। कुछ समझ रहे हो ना बेटा आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं? जो आप लोग रिस्पांस नहीं देते हो तो मुझे तो 4 गुणधर्म मैंने आपको बता दिया। पहला गुणधर्म क्या बताया कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस और कठोर होते हैं। दूसरा, आयनिक यौगिक में दाब प्रयुक्त करने पर इसे तोड़ा जा सकता है। तीसरा आयनिक गुणधर्म, इसके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। चौथा गुणधर्म, पानी में घुलनशील होते हैं परंतु मिट्टी का तेल या पेट्रोल जैसे विलायक में अघुलनशील होते हैं। पांचवा गुणधर्म है, देखो पांचवा गुणधर्म है कि ये जो आयनिक यौगिक हैं ये ठोस अवस्था में है तो विद्युत का वहन नहीं करते, परंतु अगर ये पिघली हुई अवस्था में है तो ये विद्युत का वहन कर सकते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में वहन नहीं कर सकते, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आयनिक यौगिक अगर ठोस अवस्था में है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन यही आयनिक यौगिक अगर पिघली हुई अवस्था में है या फिर जलीय विलयन इनका बना दिया जाए तो ये विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है इसमें। वही पांचवा पॉइंट यहाँ दिया है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का वहन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस अवस्था में आयन गतिशील नहीं होते, आयनों में गति नहीं होती। लेकिन अगर वो पिघली हुई अवस्था में है तो आयन गतिशील हो जाते हैं और इसलिए वो विद्युत वहन कर सकते हैं। आयनिक यौगिक जलीय विलयन है अगर आयनिक यौगिक का, तो वो भी विद्युत सुचालक होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में भी आयन में गति होती है। विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर आयन विपरीत विद्युत दागरों की ओर जाते हैं। विपरीत विद्युत दागर किसको बोलते हैं? सेल में प्लस और माइनस होता है ना, उसी को विद्युत दागर बोलते हैं। धनाग्र और ऋणाग्र ये 2 विद्युत दागर होते हैं। तो जब किसी भी आयनिक विलयन में या पिघला हुआ कोई आयनिक यौगिक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धन आयन है वो ऋणाग्र की तरफ जाता है और ऋण आयन वो धनाग्र की तरफ जाता है। आयन जो होते हैं वो विपरीत विद्युत दागरों की ओर जाते हैं। पिघली हुई जलीय विलयन स्थिति में विद्युत सुचालक होने के कारण आयनिक यौगिकों को विद्युत अपघटनीय पदार्थ कहते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत अपघटनीय पदार्थ है क्योंकि ये पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए आयनिक यौगिक के गुणधर्म। पांचों पॉइंट समझ में आया कि नहीं बेटा आप लोग को? ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है आयनिक यौगिक के गुणधर्म। अब यहाँ से नया टॉपिक शुरू होता है धातु विज्ञान। धातु विज्ञान किसको बोलते हैं? देखो परिभाषा दिया, धातु विज्ञान किसे कहते हैं? धातु का उसके खनिज से निष्कर्षण करना,
और उपयोग के लिए शुद्धिकरण करना, इससे संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी को धातु विज्ञान कहते हैं। तो ये परिभाषा याद कर लो, धातु विज्ञान किसे कहते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। धातु मतलब जो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब है ना, ये धातु है। धातु को कैसे निकालते हैं? उसके खनिज से निकालते हैं। खनिज मतलब ज़मीन में जब गड्ढा करके हम लोग जब कोई धातु निकालते हैं तो हमको धातु शुद्ध रूप में नहीं मिलती है, धातु के खनिज मिलते हैं। लोहे का खनिज मिलेगा, एल्युमिनियम का खनिज मिलेगा, उस खनिज से फिर हम लोग धातु निकालते हैं। जैसे लोहे का खनिज है तो लोहा निकालेंगे, कॉपर का, तांबे का खनिज है तांबा निकालेंगे, एल्युमिनियम का खनिज है तो एल्युमिनियम निकालेंगे। तो धातु को उसके खनिज से बाहर निकालते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। तो इससे संबंधित जो विज्ञान या तंत्र ज्ञान है उसी को धातु विज्ञान कहा जाता है। धातु विज्ञान में हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि धातु के खनिज से धातु कैसे निकालते हैं, उसको कैसे शुद्ध करते हैं। ये सब जो स्टडी है, ये सब जो अध्ययन है, इसे धातु विज्ञान कहा जाता है। तो धातु की उपस्थिति जरा आप समझ लो। धातु कैसे प्रकृति में किस तरह से पाए जाते हैं। धातुएं क्या होती है? क्रियाशील होती हैं, इसलिए ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। हमको जो धातु ज़मीन के नीचे से मिलती हैं वो या तो उनके ऑक्साइड साथ, कार्बोनेट, सल्फाइड या नाइट्रेट, उसके साथ में मिलती हैं। जैसे लोहा है तो या तो लोहे का ऑक्साइड मिलेगा, या लोहा के कार्बोनेट मिलेगा, या लोहे का सल्फाइड, लोहे का नाइट्रेट। इन लवण के रूप में धातुएं पाई जाती हैं, शुद्ध रूप में धातु नहीं मिलती। ज़मीन जैसे खोदा आपने तो सीधा लोहा नहीं मिलेगा आपको, लोहे का ऑक्साइड मिलेगा, या लोहे का कार्बोनेट मिलेगा, या लोहे का सल्फाइड मिलेगा, या लोहे का नाइट्रेट मिलेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धातुएं क्रियाशील होती हैं, वो जहाँ कहीं भी रहेंगी वो किसी न किसी के साथ क्रिया कर देती हैं, इसलिए शुद्ध रूप में धातु नहीं मिलती हैं। अत्यधिक अक्रियाशील धातुएं हैं जिसपे हवा, पानी और अन्य घटक का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनम। ये धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, जल्दी किसी से क्रिया ही नहीं करती, इसलिए सोना, चांदी, प्लेटिनम, इस तरह की जो धातुएं हैं वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो धातुएं ज़्यादातर जो धातुएं हैं, जो क्रियाशील धातुएं हैं, वो मुक्त अवस्था में नहीं मिलती हैं, वो खनिज के रूप में होती हैं। बाद में उनको शुद्ध करके उन्हें प्राप्त किया जाता है। खाली जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब खनिज किसे कहते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि धातु हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलता, धातु खनिज के रूप में मिलता है। तो खनिज किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखो। धातुओं के वे यौगिक जो अशुद्धियों के साथ प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? खनिज धातुओं का ही यौगिक है और ये प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति में पाया जाता है, कोई उसको बनाता नहीं अपने आप। ज़मीन खोदने के बाद में धातु के यौगिक हमें मिलते हैं, सीधा धातु नहीं मिलता है। तो ये जो धातु के यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, इन्हीं को खनिज कहा जाता है। ठीक है, अब हम सब तो ये खनिज आप समझ गए, खनिज किसे कहते हैं। धातु विज्ञान बता दिया आपको मैंने। अब जरा समझ लो अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क जिन खनिजों से आसानी से और लाभदायक पद्धति से धातु प्राप्त की जाती है उन्हें अयस्क कहते हैं। अंडरलाइन करो, अयस्क किसे कहते हैं। ऐसे खनिज जिसमें से आसानी से धातु प्राप्त की जा सकती है। लाभदायक मतलब कम खर्च में आसानी से लाभदायक पद्धति से धातु प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं अयस्क। अयस्क में क्या होता है? धातु के साथ साथ में धातु के यौगिक तो होते ही हैं, उसके साथ में मिट्टी, रेत, चट्टान, ये सब भी अशुद्धियाँ होती हैं।
धातु होते हैं, धातु के और धातु यौगिक के रूप में होगा, ऑक्साइड, सल्फेट, इस तरह के यौगिक होंगे। उसके साथ में मिट्टी, रेत, चट्टान ये सब भी होगी, ये सब मिल के अयस्क होता है। और इन्हीं अशुद्धियों को, ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, कौन सी अशुद्धियाँ? रेत, मिट्टी, चट्टान, इसे मृदा अशुद्धि कहते हैं। अब अलग अलग करने की विविध पद्धतियों का उपयोग करके धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्षण करते हैं। तो अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करते हैं और उसकी विविध पद्धतियां हैं जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो निष्कर्षण, धातु के अयस्क से धातु का निष्कर्षण, ये सब धातु विज्ञान का ही टॉपिक है। फिलहाल आपको ये समझना यहाँ ज़्यादा जरूरी है कि अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क में क्या क्या होता है। अयस्क में धातु के यौगिक होते हैं, उसके साथ रेत, मिट्टी, चट्टान होती है। इसी रेत, मिट्टी, चट्टान को मृदा अशुद्धि कहते हैं, जिन्हें अलग अलग पद्धतियों से निकाला जाता है। तो देखो, 2 स्टेप होते हैं। अगर किसी भी खनिज से धातु प्राप्त करने हैं तो 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है कि पहले मृदा अशुद्धि को दूर किया जाता है। मृदा अशुद्धि मतलब जो रेत, मिट्टी, चट्टान है ना, वो सब अलग किया जाता है। अलग करने के बाद में धातु का शुद्ध रूप में निष्कर्षण करते हैं। अब इसकी अलग अलग पद्धतियां हैं। तो धातु का निष्कर्षण जो है ना, उसके 2 स्टेप हैं, मुख्य 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है अयस्कों का सांद्रीकरण। पहला स्टेप है अयस्कों का सांद्रीकरण। इसके आगे टॉपिक हम लोग बाद में करते हैं बेटा, क्योंकि फिर ज़्यादा हो, एक साथ में काफ़ी चीज़ें पढ़ा दूंगा तो आपको समझेगा नहीं, है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। निष्कर्षण मतलब समझ रहे हो, धातु कैसे प्राप्त की जाती है, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, ये सब कैसे निकाला जाता है ज़मीन के नीचे से शुद्ध रूप में, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? आज मैंने आपको वापस से धातुओं के रासायनिक गुणधर्म मैंने पूरा रिवाइज फिर से करा दिया आपको। फिर मैंने अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म आपको सिखा दिया। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक का गुणधर्म सिखा दिया। धातु विज्ञान किसे कहते हैं। फिर धातुओं की उपस्थिति, प्रकृति में धातु कैसे मिलते हैं। जो क्रियाशील धातु हैं वो यौगिक के रूप में मिलते हैं, जो कम क्रियाशील हैं वो मुक्त रूप में मिलते हैं। यहाँ तक हमने देखा है। आगे धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। कोई बात ना समझ में आई हो तो बेटा बोलो, मैं वापस से समझाता हूँ आपको। और थोड़ा बहुत भी अगर समझ गए हो तो मेरा ये वीडियो देख करके आप वापस से उसको रिवाइज करना, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी ना, वीडियो बार बार देखने पर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे संपर्क करना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा, वापस से समझाऊँगा। अभी कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 लोगों ने किया है। ठीक है बेटा, जो भी मैंने आज आपको समझाया है उसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से लिखना और याद करना, यही आपका होमवर्क है। अब आप एक एक करके लेफ्ट हो जाइए।